इंद्रधनुष का 8वां रंग। जब पिता के दोस्त का शिकार बनी रावी। वसुधा की नज़रें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी थीं। इसी दरवाजे से अभी अभी रावी अपने पति के साथ निकली थी। पीली साड़ी, सादगी से बनाया जूड़ा, माथे पर बिंदिया, मांग में सिंदूर, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ, कुल मिलाकर संपूर्ण भारतीय नारी की छवि को साकार करती रावी बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोद में लिए नन्हे बच्चे ने एक स्त्री को माँ के रूप में परिवर्तित कर कितना गरिमामय बना दिया था। वसुधा ने अपना सिर कुर्सी पर टिका आराम की मुद्रा में आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों में 3-4 साल पहले के वे दिन चलचित्र की भांति घूम गए जब रावी के मम्मी पापा उसे काउंसलिंग के लिए वसुधा के पास लाए थे। वसुधा सरकारी हॉस्पिटल में मनोवैज्ञानिक है, साथ ही सोशल काउंसलर भी। हॉस्पिटल के व्यस्त लम्हों में से कुछ पल निकालकर वे सोशल काउंसलिंग करती हैं। अवसाद से घिरे और ज़िंदगी से हारे, हताश, निराश लोगों को अंधेरे से बाहर निकालकर उन्हें फिर से ज़िंदगी के रंगों से परिचित करवाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। रावी को 3-4 साल पहले वसुधा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। छत के पंखे से लटककर आत्महत्या की कोशिश की थी उसने, मगर वक्त रहते उसकी मां ने देख लिया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने से रावी को बचा लिया गया था, मगर वसुधा पहली ही नज़र में भाप गई थी कि उसके शरीर से भी ज़्यादा उसका मन आहत और जख्मी है। वसुधा ने हकीकत जानने के लिए रावी की मां शांति से बात की। पहले तो वे ना नुकुर करती टालती रहीं, मगर जब वसुधा ने उन्हें पूरी बात को गोपनीय रखने और उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर उन्होंने अपने आधे अधूरे शब्दों में और इशारों से जो बताया, उसे सुनकर वसुधा का मासूम रावी पर स्नेह उमड़ आया। शांति ने उन्हें बताया, रावी दुराचार का शिकार हुई है और वह भी अपने पिता के खास दोस्त के द्वारा। पिता का जिगरी दोस्त होने के नाते उनके घर में उसका बिना रोक टोक आना जाना था। कोई शक करे भी तो कैसे। उसकी सबसे छोटी बेटी रावी की सहेली भी थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। एक दिन रावी अपनी सहेली से एक प्रोजेक्ट फाइल लेने उसके घर गई। सहेली अपनी माँ के साथ बाजार गई हुई थी, अतः उसके पापा ने कहा कि तेरी सहेली का बैग अंदर रखा है, अंदर जाकर ले जो भी लेना है। उसके बाद जब रावी वापस घर आई तो चुपचाप कमरे में जाकर सो गई। सुबह उसे तेज बुखार चढ़ गया। हमने इसे काफ़ी हल्के में लिया। कई दिन तक जब रावी कॉलेज भी नहीं गई तो हमने सोचा शायद पीरियड नहीं लग रहे होंगे। फिर एक दिन जब इनके दोस्त घर आए तो हमेशा की तरह उन्हें पानी का गिलास देने को भागने वाली रावी कमरे में जाकर छिप गई। तब मेरा माथा ठनका। मैंने रावी का सिर सहलाते हुए उसे विश्वास में लिया तो उसने सुबकते सुबकते इस घिनौनी घटना का जिक्र किया, जिसे सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने तुरंत इसके पिता से पुलिस में शिकायत करने को कहा, मगर इन्होंने मुझे शांति से काम लेने को समझाया कि पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराकर केस करना तो बहुत आसान है, मगर उसकी पेशियां भुगतना बहुत कष्टदायी होता है। अपराधी को सज़ा दिलवाना तो नाको चने चबाना जैसा होता है। सबसे पहले
तो अपराध को साबित करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे केस में कोई गवाह नहीं होता। फिर हर पेशी पर जब रावी को वकीलों के नंगे करते सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, तो हमारी फूल सी बेटी को फिर से उस हादसे को जीना पड़ेगा। अभी तो यह बात सिर्फ हमारे बीच में ही है, जब समाज में चली जाएगी तो बेटी का जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, कौन ब्याहेगा उसे? कुछ देर रुककर शांति ने एक उदास सी सांस ली और फिर आगे कहना शुरू किया। बेटी का हाल देखकर मन तो करता था कि उस दरिंदे को भरे बाजार में गोली मार दूं, मगर पति की बात में भी सच्चाई थी। बेटी का वर्तमान तो खराब हो ही चुका था, कम से कम उसका भविष्य तो खराब ना हो, यही सोचकर हमने कलेजे पर पत्थर रख लिया। रावी को समझा बुझाकर फिर से कॉलेज जाने को राजी किया। भाई उसे लेने और छोड़ने जाता, मैं भी सारा दिन उसके आसपास ही रहती, उसे आगे पीछे समझाती, मगर उसकी उदासी दूर नहीं कर सकी। इसी बीच एक दिन मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोसन के घर किसी काम से गई तो इसने यह कदम उठा लिया। वसुधा बड़े ध्यान से सारा घटनाक्रम सुन रही थी। जैसे ही शांति ने अपनी बात खत्म की, वसुधा जैसे नींद से जागी। यूं लग रहा था मानो वे सुन नहीं रही थी, बल्कि इस सारे घटनाक्रम को जी रही थी। उन्होंने शांति से रावी को अपने घर लाने के लिए कहा। पहली बार वसुधा के सामने रावी ने अपनी जबान नहीं खोली, चुपचाप आंखें नीचे किए रही। दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस फर्क इतना था कि इस बार रावी ने नज़रें उठाकर वसुधा की तरफ देखा था। इसी तरह 2 और सिटिंग्स हुई। वसुधा उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करती, मगर रावी चुपचाप खाली दीवारों को ताकती रहती। एक दिन रावी ने बहुत ही ठहरे हुए शब्दों में वसुधा से कहा, बहुत आसान होता है सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने और जीने की सलाह देना, मगर जो मेरे साथ घटित हुआ वह मिट्टी पर लिखा हुआ वाक्य नहीं, जिसे पानी की लहरों से मिटा दिया जाए। आप समझ ही नहीं सकती उस दर्द को जो मैंने भोगा है। जब दर्द देने वाला कोई अपना ही हो तो तन से भी ज़्यादा मन लहूलुहान होता है। और फिर वह फपक पड़ी। वसुधा उसे सीने से लगाकर मन ही मन बुदबुदाई कि यह दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। मेरी बच्ची। रावी ने आश्चर्य से वसुधा की ओर देखा। उनकी छलकी आंखें देखकर वह अपना रोना भूल गई। वसुधा उसकी बाह थामकर उसे 20 वर्ष पहले की यादों की गलियों में ले गई। स्कूल के अंतिम वर्ष में फेयरवेल पार्टी से लौटते वक्त रात अधिक हो गई थी। मैं और मेरी सहेली रूपा दोनों परेशान सी ऑटो की राह देख रही थी। तभी एक कार हमारे पास आकर रुकी। हम दोनों कुछ समझ नहीं पाती, उससे पहले ही 2 गुंडों ने मुझे कार में खींच लिया। रूपा अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गई। उसने किसी तरह मेरे घर वालों को खबर दी, मगर जब तक वे मुझे ढूंढ पाते, गुंडे मेरी इज्जत को तार तार कर मुझे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे फेंक कर जा चुके थे। मुझे अधमरी हालत में घर लाया गया। माँ पापा रोते धोते खुद को कोसते रह गए। मुझे अपने आप से घिन होने लगी। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घंटों बाथरूम में अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर नहाती, मगर फिर भी उस लिजलिजे स्पर्श से मैंने अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाया। मुझे लगता मानो सैकड़ों कॉकरोच मेरे शरीर पर रेंग रहे हों।
एक दिन मुझे एहसास हुआ कि उस हादसे का अंश मेरे भीतर आकार ले रहा है। तब मैंने भी तुम्हारी ही तरह अपनी जान देने की कोशिश की, मगर जान देना इतना आसान नहीं था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरी माँ मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं क्यों उस अपराध की सज़ा अपने आप को देने पर तुली हूँ जो मैंने किया ही नहीं। शर्म मुझे नहीं, उन दरिंदों को आनी चाहिए। धिक्कार उन्हें होना चाहिए। और एक दिन माँ मुझे अपनी जान पहचान के डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने मुझे इस पाप की निशानी से छुटकारा दिलाया। वह मेरा नया जन्म था और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि आज से मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने जैसों के लिए जीऊँगी। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हें वापस जीना सिखा दूँगी। वसुधा ने सब कुछ एक ही सांस में कह डाला, मानो वे भी आज एक बोझ से मुक्त हुई हो। आपको समाज से डर नहीं लगा? रावी ने आश्चर्य से पूछा। कैसा डर? किस समाज से? अब मैं हर डर से आज़ाद हो चुकी थी। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या था? अब तो मुझे सब कुछ वापस पाना था। फिर क्या हुआ? मेरा मतलब, आप यहाँ इस मुकाम तक कैसे पहुँची? रावी को अभी भी वसुधा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस हादसे को भूलने के लिए मैंने वह शहर छोड़ दिया। आगे की पढ़ाई मैंने हॉस्टल में रहकर पूरी की। अब बस मेरा एकमात्र लक्ष्य था मनोवैज्ञानिक में मास्टर डिग्री हासिल करना, ताकि मैं इंसान के मन के भीतर की उस तह तक पहुंच सकूं जहां वह अपने सारे अवसाद, राज और विकार छिपा कर रखता है। मैंने अपने कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर अपनी लड़ाई लड़ी और उस पर विजय पाई। थोड़ी देर रुककर वसुधा ने रावी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहना जारी रखा, बेटा, हमें यह जीवन कुदरत ने जीने के लिए दिया है। किसी और के कुकर्मों की सज़ा हम अपने आप को क्यों दें? तुम्हें भी बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़नी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और हाँ, अपने बच्चे के नामकरण पर मुझे ज़रूर बुलाना। वसुधा ने रावी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। आपने शादी क्यों नहीं की? रावी ने यह जलता प्रश्न उछाला तो इस बार उसकी लपटें वसुधा के आंचल तक जा पहुंची। एक लंबी सांस लेकर वे बोली, हाँ, यहाँ मैं चूक गई। मेरे साथ पढ़ने वाले डॉक्टर नमन ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। मैं भी उन्हें पसंद करती थी, मगर मेरी साफ गोई शायद उन्हें पसंद नहीं आई। मैंने उन्हें शादी से पहले अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिससे उनका पुरुषोचित अहंकार स्वीकार नहीं कर पाया। हालांकि उन्होंने शादी करने से मना नहीं किया था, मगर मैं ही पीछे हट गई। अब मुझे उनके प्यार में दया की बू आने लगी थी और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं किसी की दया की पात्र नहीं बनना चाहती थी। मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल यह प्यार सहानुभूति में बदल जाएगा और मैं वह स्थिति अपने सामने नहीं आने देना चाहती थी। फिर आप मुझे शादी करने के लिए क्यों कह रही हैं? यह परिस्थिति तो मेरे सामने भी आएगी। वही मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि जो गलती मैंने की वह तुम भूल कर भी मत करना। यह एक कड़वी सच्चाई है कि खुद कई गर्लफ्रेंड्स रखने वाले पुरुष भी अपनी पत्नी वर्जिन ही चाहते हैं। तुम्हें किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम खुद किसी को नहीं बताओगी, तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मगर यह तो किसी को धोखा देने जैसा हुआ। रावी अभी भी तर्क कर रही थी। धोखा तो वह था जो तुम्हारे पापा के दोस्त ने तुम्हारे पापा को दिया, अपने परिवार को दिया, तुम्हारी मासूमियत और इंसानियत को दिया।
हम औरतों को अब अपने लिए थोड़ा स्वार्थी होना ही पड़ेगा। जीवन के इंद्रधनुष में 8वां रंग हमें खुद भरना होगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा वह तथाकथित अंकल बिना किसी को कुछ बताए समाज में शान से रह रहा है ना? फिर तुम क्यों नहीं? अगर सोने पर कीचड़ लग जाए तो कभी भी उसकी शुद्धता में रत्ती भर भी फर्क नहीं आता। तुम्हें भी इस हादसे को एक बुरा सपना मानकर भूलना होगा। कह वसुधा ने उसे सोचने के लिए छोड़ दिया। अगर अंकल ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो? रावी ने अपनी शंका जाहिर की। वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर खुद उसकी पहचान भी तो उजागर होगी और फिर कोई भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज के सामने जलील नहीं होना चाहेगा। वसुधा ने अपने अनुभव के आधार पर कहा। बात रावी की समझ में आ गई थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ उठकर वसुधा के चैम्बर से निकल गई। उसके कॉलेज के लास्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ चुका था। उसने मन लगाकर परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी से पास हुई। उसके बाद उसने कंप्यूटर का बेसिक कोर्स किया और फिर उसी संस्थान में काम करने लगी। साल भर पहले एक अच्छा सा लड़का देखकर उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी। उसके बाद रावी आज ही वसुधा से मिलने आई थी, अपने बेटे के नामकरण का निमंत्रण देने। इस बीच वसुधा निरंतर शांति के संपर्क में रही, कदम कदम पर उन्हें राह दिखाती रही, मगर रावी से दूर ही रही। वे उसे खुद ही गिरकर उठने देना चाहती थी। वे संतुष्ट थी कि उन्होंने एक और कली को मुरझाने से बचा लिया। रावी ने तो अपना वादा निभा दिया था, अब उनकी बारी थी। अतः तैयार हो वे अपना पर्स उठा नन्हे मेहमान के लिए गिफ्ट लेने बाजार चल दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। आपका बहुत आभार होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।